कहीं ना कहीं जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो अभी हुआ ना, हाँ जी। डर बैठ जाता है कहीं नॉर्मल पब्लिक के हाँ अंदर। जी, ये ठीक क्या है। देखिए मेरा मानना है कि जो जेन के प्रॉब्लम पर से है, ये इंसिडेंट्स होंगे। बहुत ही बुरा हुआ है जिनकी फैमिली और जिनके साथ हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है। मेरी पूरी शांत, यानी कि मेरी पूरी फीलिंग्स और मैं खुद बहुत बुरा मानता हूँ इन चीज़ों को। मेरा पूरा सहयोग जो भी मैं कर सकता हूँ मेरे फैमिलीज़ के साथ है, बट आप एक चीज़ मान के चलिए, जेन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलिट्री नहीं है, वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है। सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, इन्हीं लोगों को बैठकर उसको सुलझाना पड़ेगा। बिकॉज आप एक चीज़ मानिए कि जेन के बॉर्डर स्टेट है, हम्म। लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है। फौज वो एरिया कभी छोड़ेगी नहीं। कभी भी फौज, अगर जेएनके में कोई सोचता है कि जेएनके से पूरी तरह फौज बाहर आ जाएगी, हाँ, कंडीशन सुधर गई तो आपका जो हिंटरलैंड वाला एरिया है, श्रीनगर, शोपियां, जो पीछे जहाँ पर फौज डिप्लॉयड है, वो थिन आउट हो सकती है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल, आप बॉर्डर स्टेट्स देख लीजिए। अगर आज हमने बॉर्डर स्टेट्स छोड़ी होती, हरियाणा, हम्म। सॉरी, पंजाब, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, गुजरात। गुजरात, तो ये मिसाइल डिफेंस कैसे काम करता? हम्म। सो बॉर्डर स्टेट्स में से कभी फौज निकलेगी नहीं, है ना? सो जेएनके में से कभी जाएगी नहीं, लेकिन जेएनके का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन भी नहीं है प्रॉब्लम का। 1989 में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, आज हम 2025 में 36 साल लगभग हो चुके हैं। ये और भी कंटिन्यू करेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठती। सो मेरा मानना है कि अगर पॉलिटिकली कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो इट इज़, डिप्लोमेसी से हाँ, निकलेगा। डिप्लोमेसी से, बातचीत के जरिए निकलेगा। ये इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, बट टेररिज्म इज़ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड नाउ। यानी कि आतंकवाद हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। वो नोएडा में भी स्ट्राइक हो सकती है, मुंबई में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। सो इट इज़ हाउ वी टेक इट, यानी कि हम उसको मना नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑफ वॉर या फ्यूचर ऑफ कॉम्बैट क्या लगता है आपको कि ज़्यादा एक वेपन या इक्विपमेंट्स पे बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरवेंशंस कम टेक्नोलॉजीज, होंगी? ह्यूमन इंटरफेरेंस तो देखिए, जो जैसे आदमी बिहाइंड द वेपन है वो तो हमेशा रहेगा ही। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, वेपन की प्रिसिशन कैपेबिलिटीज़ बन जाएंगी, सर्वेलेंस के तरीके और आ जाएंगे, मे बी सम काइंड ऑफ रोबोट्स कम इन टू द वॉर। बट बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, और मैन पावर रहेगा, बिकॉज उस इक्विपमेंट, उस हथियार को चलाने के लिए आपको आदमी तो चाहिए ही होगा। ठीक है, टोटल डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, बट यस, टेक्नोलॉजिकल रेंजेस बढ़ जाएंगी, हथियार फायर करने के तरीके अलग हो जाएंगे, प्रिसिशन ज़्यादा आ जाएगा, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, आपको दुश्मन की हर मूवमेंट पता करने के ज़रिए बढ़ जाएंगे। ये सब कुछ डेवलपमेंट्स नए होगी। वेपन्स का नाम बताना चाहोगे आप जो इंडियन आर्मी नहीं, यूज़ करती हो? ऐसा ऐसा तो ऐसा कुछ मेरे पास, क्योंकि मैं अभी 2 ढाई साल से फौज से बाहर हूँ। सो नहीं, बट ये जो आपने अभी जो लेटेस्ट इसमें ऑपरेशन सिंदूर एस में 400 वगैरह। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया। रशिया के। सो ये सब रहेंगे हमारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पास आने का प्लान है। कौन से लेते हैं, कैसे डेवलप होता है, LCA का क्या सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेवी के लिए ज़रूरत है, वो सब होगा। हम्म। आर्मी अपना इक्विपमेंट ले रही है, चाहे वो आर्मर्ड में है, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस के लिए है। सो इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग इंप्रूव होती रहेगी। पर से क्या बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी देते हैं। अगर ओके। डिफेंस हमारा प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज डिफेंस बजट हर साल बढ़ता ही रहेगा। सो और हम भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स की कंट्रीज़ में, मेरे ख्याल से इंडिया नंबर 1 पे है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बिकॉज जब तक इंसान रहेगा, लड़ाई चलती लड़ाई रहेगी। बंद नहीं होगी। लड़ाई चलती रहेगी, नए एवेन्यूज़, नई जगहों पे होगी, नई प्रकार से होगी, पर चलती रहेगी। और वायलेंस का जवाब वायलेंस ही है। वायलेंस का जवाब वायलेंस है, क्योंकि देखिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। अगर हम्म। मैंने तो कभी देखा नहीं कि
टेररिस्ट मेरे ऊपर फायर कर रहा है और मैं उसको चिट्ठी भेज रहा हूँ कि भाई तू मत फायर कर, मैंने तो उसको अगर 3 गुना गोलियां ज़्यादा नहीं मारी तो वो रुका नहीं कभी भी। सो मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि हाँ, कोशिश कीजिए कि बिना वायलेंस के काम हो जाए, लेकिन उस कोशिश के ज़रिए पूरे विश्व को ये संदेश मत दीजिए कि हम वीक हैं। कहीं ना कहीं वायलेंस का जवाब वायलेंस से आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज कई जगहें, कई बैटल्स, कहीं ओपोनेंट्स ऐसे हैं जो बिना वायलेंस के नहीं मानते। मानते नहीं हैं। सो आपको ठीक है सर, हमने वायलेंस से बड़ी बात करी फोर्सेस के बारे में, थोड़ी आपके बारे में बात करते हैं। बताइए। टैटूज़ का शौक है आपको? हाँ, मेरे को बचपन से था, लेकिन जैसे फौज में हाँ, बना नहीं सकते। ओके, तो फौज हाँ, के तो बाद जो बनवाया। फौज के एस्पायरेंट्स हैं, हाँ, जो फौज में जाना चाहते हैं, काइंडली टैटूज ना बनाएं, बिकॉज आपको जो हमारा मेडिकल बोर्ड होगा उसी में रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको मिटाने को तो ये कहेंगे। आपने रिटायरमेंट के बाद बनवाया? जनरली जो मेरी यूनिफॉर्म के नीचे छुप जाते थे वो मैंने हम्म। चोरी छुपे बना लिए थे थोड़ा। इनका कोई सिग्निफिकेंस, कोई मीनिंग? जैसे मुझे ये महादेव लग रहा है आपके हाँ, हाथ। तो हाँ? मेजॉरिटी ऑफ द जो टैटूज हैं वो मेरे, मैं लॉर्ड शिवा में, महादेव, बचपन महाकाल से में, मानते हैं हाँ, आप? मेरे हाँ? माता पिताजी भी खूब पूजा करते थे, वो भी आर्मी ऑफिसर थे और मैं भी करता था। यानी मैं, मेरे ख्याल से 6th 7th क्लास से पूजा कर रहा हूँ। हम्म। फिर फौज में चले गए तो जल वल चढ़ाना थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ऐसी जगहों पे रहे जहाँ पर वो था नहीं। बट अब दोबारा से, क्योंकि अब सिविल लाइफ में आ गए हैं, हम्म। पूजा, भोले शंकर को जल चढ़ाना, शाम को मंदिर जाना, सुबह जाना। सो मैं मानता हूँ, सो बेसिकली मेरा मानना है कि मेरी लाइफ बहुत जगह पैराशूट नहीं खुला तो मैं ज़िंदा बच गया, आपके सामने वो बुलेट्स का बताया तो बच गया। हम्म। सो मेरा मानना है कि मेरे को तो शंकर भगवान ने ही बचाया हुआ है, तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है। सो काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल। बस 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 बस, तो मेरा मानना है, मेरा बिलीफ सिस्टम है, फेथ है। बाकी टैटूज हैं बेसिकली। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई एम द मास्टर ऑफ हाँ, ये द। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ, ये एक विलियम अर्नेस्ट हेनली है, उनके इन्विक्टस करके पोएम है। इसमें ओके। वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी एडवर्सिटीज़, तो आपको खुद ही लड़ना है, हम्म। ठीक है, पर लड़िए। और ये लायन है, वुल्फ है, सांप है, ये सारे टैटूज एपेक्स कोई बॉडी प्रेडेटर्स पार्ट्स? के हैं। और ये मेरी टीम ग्रुप के हैं जिनको, टीम ए? हाँ, ए टीम। ए ये टीम। मेरे जो क्लोजेस्ट, जो मेरे साथ लोग रहे 8-10, ये उनके लिए डेडिकेटेड है। बाकी महाकाल तो है ही। सो सो ब्रदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्मी। विदाउट ब्रदरहुड तो आप देखिए, जब लड़ाई और आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ पर गोली फेस कर रहे हैं, तो आपके ब्लड रिलेशंस तो मुझे कहीं मेरे दिखाई नहीं दिए मुझे, हम्म। ब्रदर सिस्टर मदर फादर। तो जो साथ वाला आदमी था वही था। पहली इंस्टिंक्ट है कि अपने आप को बचाओ और फिर साथ वाले को बचाओ अगर चांस मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि पीछे का क्या काम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रेट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। और वो आदमी है जो कि अ, अगर मैं उसको उधर नहीं मारूंगा जहाँ पर मैं हूँ, तो फिर वो पीछे आएगा और गदर मचेगा, और नीचे आएगा और गदर मचेगा। सो मेरा तो मॉरल, मेरी ड्यूटी है, और आप लोगों की टैक्स पेयर्स मनी है, जो मेरी तनख्वाह आ रही है, मेरे को तो उसको एलिमिनेट करना ही करना है। सो मेरे लिए उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्रदरहुड है, उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है, जो आपके साथ हैं, वो आपको धर्म, सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ मैटर नहीं कुछ करता। मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लोगों का जो मिलने का ज़रिया है और जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं वो अलग चीज़ है। सो दूसरा ये भी है कि जो दोस्ती और जो ब्रदरहुड और जो भी हम्म। आप बात करते हैं, अगर वो मुश्किल टाइम में बनता है तो वो ज़्यादा लंबा चलता है, रादर देन खुशी के टाइम पे जो दोस्त बनते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है ज़िंदगी में। सो ब्रदरहुड इज़, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। कभी, अब आई डोंट नो मैं अलाउड हूँ या नहीं, आपने कितने मिलिटेंट मारे हैं?
नहीं, ऐसा ऐसा कोई फिगर नहीं है कि मैंने कितने मिलिटेंट मारे हैं। 20-30 फायर फाइट्स में पार्टिसिपेट किया होगा। अभी मैं इसमें पहले भी बोलता हूँ, टीम एफर्ट है। कई जगह पे मैंने फायर कर दिया, कहीं पे जो मेरे साथ वाले लोग बैठे थे उन्होंने फायर कर दिया, कई जगह पे मिलिटेंट भाग गए, कई जगह पे हमें गोली लग गई, वो बच गए, कहीं पर बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन हुआ, हमने एलिमिनेट कर दिया। मिलिटेंट मारने में जिस बंदे ने मेरे लिए उस दिन पूड़ी हम्म और सब्जी बनाकर मुझे ऑपरेशन में भेजा, उसका भी उतना ही योगदान है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो उधर, उसके खाने पे चल के ही हमने काम किया। तो पूरा एक टीम एफर्ट है। ये बोलना कि मैंने सिंगुलर कितने मिलिटेंट मार दिए, मेरे को, मैं कह नहीं सकता, और ये गलत भी होगा कहना। इट्स अ टीम एफर्ट। अंदर अंदर ऐसा होता है कि भाई तेरे ने 5 मारे, मैं 7 मार दिए। नहीं नहीं, ऐसा आपस में टीम्स में कंपटीशन होता है, ओके। यूनिट्स में होता है कि आज इतने हेल्दी हो गए, इतने कंपटीशन। हो गया, बट पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। कई कई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहां पर हम होना चाहते थे, लेकिन उस दिन वो वाली टुकड़ी पास में थी तो वो पहले चली गई। सो इट इज़ ऑल किस्मत, यानी कि सब किस्मत की बात है। अगर आपने मारना है, अगर आपको मेडल मिलना है, अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है, आपकी जान बचनी है, तो वो किस्मत की बात है कि उस दिन आप पास थे तो आप एम्प्लॉय हो गए। लेकिन ट्रेन सारे ही हैं उस काम के लिए। सो किसकी लॉटरी लगी और कौन चला गया। तो सिमिलरली वो अगर आप सक्सेस में देखोगे, वैसे है, किसी दिन आपने आपकी जान जानी थी तो आप कहीं से उठकर कहाँ से पहुँच के आप उधर पहुँच जाओगे। तो वो दोनों दोनों तरफ का वो है। ऐसा कोई आपस में 5 मार दिए साथ, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है किसी का। नाइस, थैंक यू सो मच सर, इतना सब बताने का। आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा बात कर गए। हाँ, थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग हैं बॉर्डर पे, तो हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक और खुशी से मूवीज़ देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा ठीक है। आप लोगों की, लोग मेरे को मिलते हैं कि सर आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कंट्री का सपोर्ट नहीं है, हर एक जो भी इस देश में, महान देश में रहता है, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, एंड भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक्स अ जय लॉट। हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर आपका जैसे वेपन अगर फेवरेट पूछा जाए तो कौन से होंगे आपके? मेरा फेवरेट वेपन है हेकलर एंड कूश 416। वो इंडियन आर्मी के पास तो नहीं है, बट मैंने यूएस आर्मी में जब हम जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें मैंने उसको इस्तेमाल किया था। और सेकंड नंबर पे टेवोर, जो हमारे पास पर्सनल असॉल्ट असॉल्ट राइफल स्पेशल फोर्सेस में मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेपन। उसके बाद M4 कार्बाइन्स आर गुड, कुछ यूनिट्स के पास हैं। AK-47, अगर आप उसमें पूरी उसके साथ उसकी किट लगा दीजिए, जिसको वेपन एनहांसमेंट किट कहते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड वेपन। सो ये 3-4 हथियार हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। ओके। सर मैं दूसरा सवाल ये है कि AK-47 ऐसी क्या खास है इस बंदूक में कि मतलब हर जगह इसका नाम सुनाई देता है? ओके, AK-47 को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे, 6 महीने के लिए मिट्टी के अंदर डालेंगे, हम्म बाहर निकालेंगे और फायर करेंगे, वो फायर करेगी। लो मेंटेनेंस, हाई रेट ऑफ फायर, जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, मैं फिर बोलूँगा स्टेबिलिटी नहीं है हथियार में, लेकिन जो रिलायबिलिटी फैक्टर है कि ये चलेगी, वो सबसे ज़्यादा AK-47 में है। दैट इज़ वाई और इजीली अवेलेबल है, लगभग काफ़ी कंट्रीज़ इसको प्रोड्यूस करती हैं, और लाइट वेट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इज़ रिलायबिलिटी, कि आपने कहीं से भी निकाली, चेंबर में राउंड किया तो वो फायर सस्ती भी करेगी। है। सस्ती भी है, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है। या आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो आपको कुछ पावर्स एंड प्रोविजंस देता है जब आर्म्ड फोर्सेज उधर डिप्लॉयड होती हैं। सो वो सब चीज़ें जब होती हैं वो सेंटर के आदेश पे ही होती, फौज खुद से नहीं पहुंच जाती। जब आपकी स्टेट मशीनरी, पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की जब काम करने की काबिलियत ख़त्म हो जाती है, तब आर्मी को बुलाया जाता है, जैसे कि JNK में हुआ था। आर्मी खुद नहीं गई थी, बुलाया जाता है। बुलाया जाता है, तभी आर्मी जाती है। आर्मी रिक्वेजिशन पे जाती है, आर्मी अपनी मर्जी से, बिकॉज जो भी आप ये इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे, लाइक काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये फौज का
प्राइमरी टास्क नहीं है। फौज का प्राइमरी जो टास्क है वो आपकी नेशन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, बॉर्डर्स को बचाने का काम है। लड़ाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, ये फौज का प्राइमरी टास्क है। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में जो फौज डिप्लॉयड है वो फौज को बुलाया गया है वो काम करने के लिए। अदरवाइज ये मैंडेट जो है, ये जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब इनका मैंडेट है। ओके। इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, तो वहाँ पर आर्मी को बुलाया जाता है। दैट इज़ द थिंग।